बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम एम इंग्लिश पार्ट 1 का पेपर नंबर 3 यानी क्लासिकल नावल, उसका एक इम्पॉर्टेंट नावल जो है हम डिस्कस करेंगे और उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो की ख़ास बात यह है कि इसमें जितने भी सेंटेंसेस मैंने इस्तेमाल किए बहुत ही आसान और ईजी टू लर्न है, यानी आप एक ही सिटिंग में ये क्वेश्चन जो है और इससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो अच्छी तरह याद कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, इस नावल का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इन माय व्यू। बारहा ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है और हाईली एक्सपेक्टेड ये क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, ये नावल जो है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, आप जानते हैं कि चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था और इस नावल में उसने जा बजा सिंबलिज़म का इस्तेमाल किया है। आज हम उसके ऊपर बात करते हैं। बेहतर विजिबिलिटी के लिए मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पर लगा लीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का टाइटल जो है आपके साथ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपके सामने क्वेश्चन का टाइटल है, ये मैं आपको इसकी लाइन बाय लाइन जो है वो ट्रांसलेशन पहले बता देता हूँ। व्हाट इज़ सिंबलिज़म, यानी एक तो सिंबलिज़म से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि सिंबलिज़म जो है एक लिटरेरी टर्म है और इसको आगे चल के मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सिंबलिज़म से मुराद क्या है और फिर वो जो डेफिनेशन है उसको हम इस नावल के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। और व्हाट आर द मेजर सिम्बल्स इन द नावल अ टेल ऑफ टू सिटीज़, और अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के अंदर कौन सी मेजर सिम्बल्स जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं, ये हम बारहा देखेंगे इसको, यानी इसकी को 10 के करीब मैंने एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ पे आपके साथ शेयर किए हैं। और या फिर क्वेश्चन इस तरह भी एग्जाम में आया हुआ है कि हाउ इज़ सिंबलिज्म स्ट्रक्चरल नेसेसिटी, किस तरह सिंबलिज्म का जो इस्तेमाल है इस नावल की जो एक स्ट्रक्चरल नेसेसिटी है, यानी इस नावल के स्ट्रक्चर की ज़रूरत है अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के अंदर, यानी जिस तरह की कहानी इस नावल के अंदर पेश की गई है उसमें उसका जो स्ट्रक्चर राइटर ने बनाया है उस स्ट्रक्चर में सिंबलिज्म जो है वो किस हद तक इफेक्टिवली राइटर ने यूज़ किया। ये हमारा आज का मौजू होगा। स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम सिंबलिज्म की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि सिंबलिज्म से मुराद क्या है और फिर हम इसको इस डेफिनेशन को इस नावल से एग्जांपल्स देकर एक्सप्लेन करेंगे। सिंबलिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म विच इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड, और ये सिंबलिज्म जो है एक अहम लिटरेरी टर्म है जिसको कसरत के साथ पोएट्स भी और नावलिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। और अब इसकी डेफिनेशन है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एनीथिंग दैट सिग्निफाइज समथिंग और सम आइडिया इन डीपर सेंस, कि कोई भी चीज़ यानी नावल के अंदर या किसी भी तहरीर के अंदर, किसी राइटिंग के अंदर कोई भी चीज़ जो है जब वो किसी चीज़ को डीपर सेंस में या किसी आइडिया को डीपर सेंस में जाके बयान करे और ज़्यादा वास्टर उस अपना मफहूम दे और डीपर मफहूम दे, तो उस सूरत में उस चीज़ को या उस आइडिया को हम कहते हैं कि ये सिंबॉलिक सेंस में इस्तेमाल की गई चीज़ है या सिंबॉलिक सेंस में इस्तेमाल किया गया आइडिया है। सो इज़ कॉल्ड अ सिंबलिज्म। सिंबलिज्म एम्बॉडीज़ एन आइडिया, और ये सिंबलिज्म जो है एक आइडिया को एम्बॉडीज़ करता है। ये एन लफ्ज़ एंड नहीं है, सिंबलिज्म एम्बॉडीज़ एन आइडिया, यानी किसी ये एक आइडिया को मुजस्सम बनाकर पेश करता है या ऑब्जेक्ट यानी किसी चीज़ को और ए पर्सन या किसी शख्स को, एंड इट सिग्निफाइज समथिंग इन डीपर वाइडर एंड लार्जर सेंस। और इस सूरत में वो शख्स, वो चीज़ या वो आइडिया जो है वो डीपर सेंस में मफहूम दे रही होती है, वाइडर सेंस में दे रही होती है और लार्जर सेंस में दे रही होती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में सिंबलिज्म इज सजेस्टिव ऑफ मच मोर व्हाट इज़ अपैरेंट, कि एक सिंबलिज्म जो है वो ज़्यादा कुछ सजेस्ट करती है, ज़्यादा कुछ जाहिर करती है, मच मोर व्हाट इज़ अपैरेंट, उससे जो जाहिर नज़र आ रहा होता है या जो जाहिर होता है। अब इस डेफिनेशन को जब हम अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के ऊपर यानी इस नावल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत सी एग्जांपल्स भी मिलती हैं। आइए इन एग्जांपल्स को स्टूडेंट्स हम देखते हैं। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ कंटेन्स, अ टेल ऑफ सिटीज़ जो है उसके अंदर है कंटेन्स एन अबंडेंट यूज़ ऑफ सिंबलिज्म, सिंबलिज्म का कसरत के साथ इस्तेमाल जो यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। एंड सिंबॉलिक इमेजरी, और यहाँ पे सिंबॉलिक इमेजरी की हमें अबंडेंट यूज़ मिलता है, यानी एक वसी हद तक जो है इसका इस्तेमाल हमें मिलता है। द यूज़ ऑफ सिंबलिज्म, सिंबलिज्म का इस्तेमाल इन दिस नावल लेंड्स एडिशनल मीनिंग, और यूँ जो है इस नावल को एडिशनल मीनिंग मिल जाते हैं, अजाफी मफहूम मिल जाता है, यानी इस नावल के अंदर होने वाले इस्तेमाल जगहें और इस नावल के अंदर इस्तेमाल होने वाले पर्सनस और इस नावल के अंदर इस्तेमाल होने वाले आइडियाज़ और इस नावल के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो थिंग्स हैं उनको कई जगह पर राइटर ने सिंबॉलिक सेंस में यूज़ किया है। इस वजह से इसके जो एडिशनल मीनिंग जो है वो मफहूम बन जाते हैं, लैंड्स एडिशनल मीनिंग, जिससे एडिशनल मीनिंग मिल जाते हैं टू दोज थिंग्स, उन चीज़ों को विच आर अपरेंटली ऑन द सरफेस। ये लफ्ज़ स्टूडेंट्स ऑन है। इसके बाद हम इसकी कुछ फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं। देयर आर लार्ज वैरायटी ऑफ सिंबल्स, बहुत बड़ी तादाद में सिंबलिज्म है
इन द नावल अंडर डिस्कशन, इस बेस्ट नावल में सिंस अ टेल ऑफ टू सिटीज़, और चूँकि ये जो नावल है इसे इसमें एक दास्तान है, एक नरेशन है, एक दास्तान है किन की, प्राइवेट लाइफ्स की। और जब आप देखते हैं कि एक से फैमिलीज़ की, एक तो फैमिलीज़ हैं जिनकी जो निजी लाइफ है उसको राइटर ने बयान किया है, लेकिन किस में, अंडर द बैकग्राउंड ऑफ या अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के तनाज़र में। सो दैट्स वाई इस नावल के अंदर जो है इस तरह के कुछ सीन डालने पड़ते हैं कि राइटर ने डाले हैं, इस तरह के मनाजर, इस तरह के साइड्स उसने डाले हैं जो कि हॉरिबल किस्म के हैं, जिनका तल्लुक किसी इनकलाब से होता है। तो दैट्स वाई इस नावल में सिंबलिज्म का इस्तेमाल जो है वो इस इफ़ेक्ट को, यानी इस हॉरर वाले इफ़ेक्ट, इस टेरर वाले इफ़ेक्ट को बयान करने के लिए राइटर ने सिंबलिज्म का इस्तेमाल किया है। डिकन्स मेक्स यूज़ ऑफ वेरियस सिंबल्स, और डिकन्स जो है वो मुख्तलिफ सिंबल्स का इस्तेमाल करता है, कुछ पर्सनल, यानी यहाँ पे ज़ाती तौर पे उसने ईजाद की हैं। पर्सनल से मुराद ये है कि उसने ज़ाती तौर पे इन्वेंट किए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा राइटर था विक्टोरियन एज का चार्ल्स डिकन्स, तो इसलिए चार्ल्स डिकन्स ने इस नावल में पर्सनल किस्म की न्यू इन्वेंटेड, नई ईजाद शुदा उसने उसकी तख्लीक करदा अपनी इस्तेमाल किए सिंबलिज्म, और कुछ और रवायती जो कि बाकी नावलिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं वो भी इस्तेमाल की गई हैं। इट्स एम इज़ टू हाइटन द हॉरर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और इसमें चूँकि इसका मकसद, सिंबलिज्म का मकसद ये है कि इट्स एम, इसका जो मकसद है, इज़ टू हाइटन द हॉरर ऑब्जेक्ट, हॉरर, ये मैं ज़रा आपको बता दूँ। इट्स एम, इसका मकसद जो है टू हाइटन, के बुलंद किया जाए, हाइटन किया जाए, बड़ा करके बयान किया जाए, द हॉरर ऑब्जेक्ट्स को, यानी खौफनाक अशिया को, आइडियाज़ को, और एंड करेक्टर्स और किरदारों को, विच हैव बीन यूज्ड सिम्बॉलिकली वन बाई वन, जिनको सिम्बॉलिकली जो है वो इस्तेमाल किया गया। अब हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्टली पहली एग्जांपल ये है द वेरी ओपनिंग चैप्टर, और इस नावल का जो पहला ही चैप्टर है कंटेन्स टू सिंबल्स, उसमें दो तरह के सिंबल्स इस्तेमाल की गई हैं। कंटेन्स टू सिंबल्स, दो तरह के सिंबल इस्तेमाल की गई हैं। डिकन्स, और इसका जो राइटर डिकन्स है, यूजेस पर्सनल सिंबल्स, वो ज़ाती सिंबल्स इस्तेमाल करता है, वाइल रेफरिंग टू द वुड कटर एंड द फार्मर। और इस जब नावल का आगाज़ होता है तो उसके अंदर एक वुड कटर दिखाया गया पहले चैप्टर में ही, और एक फार्मर दिखाया गया। वुड कटर जो है वो लकड़ियाँ काट रहा है, और फार्मर जो है वो बीज बो रहा है, ज़मीन के ऊपर कह लो कि हल चला रहा है और फिर बीज बो रहा है। तो ये अगर हम सिंबॉलिक सेंस में जाके देखेंगे तो ये कुछ डीपर और वास्टर मीनिंग भी देते हैं। तो ये पहली हमारी जो एग्जांपल है वो वुड कटर और फार्मर के सिंबलिज्म की। यहाँ पे इसको मैं फर्दर एग्जांपल्स के ज़रिए आपके लिए एलैबोरेट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, वुड कटर इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड, और यहाँ पे वुड कटर को सिर्फ रिप्रेजेंट इसलिए नहीं किया गया एज द ब्रिंगर ऑफ फ्यूल, कि वो ईंधन लाने वाला है। उस ज़माने में लकड़ियाँ काट के, दरख्त काट के लकड़ियाँ जो हैं वो ईंधन के लिए इस्तेमाल की जाती थी, तो यहाँ पे सिर्फ उसको ब्रिंगर ऑफ फ्यूल यानी ईंधन लाने वाला ही इस्तेमाल नहीं किया गया। रादर बल्कि ही सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट्स फेट, बल्कि सिम्बॉलिकली वो किस्मत को रिप्रेजेंट करता है, फेट को रिप्रेजेंट करता है। ही रिप्रेजेंट्स द इनएविटेबिलिटी ऑफ रेवोल्यूशन, और वो नागुरेजपन को ज़ाहिर करता है कि इनकलाब आके ही रहना है। और जिस तरह से वो कटिंग कर रहा है, दरख्त काट रहा है, तो ये जो कटिंग ऑफ द ट्रीज़ है ये जो है ये ज़ाहिर करता है कि क्रूल फेट जो है वो एट वर्क होगी आफ्टर सम टाइम इन दिस कंट्री ऑफ द रेवोल्यूशन दैट वुड ओवरकम मैनकाइंड, जो कि इंसानियत पर काबू पा लेगी। और फिर दूसरी जो सिंबल है वो फार्मर की है, हम इसको देख लेते हैं। द फार्मर इज़ द सोयर ऑफ द सीड्स ऑफ डेथ, और यहाँ पे फार्मर को असल में मौत के बीज बोते हुए दिखाया गया है। यानी एक तरह से वैसे तो वो सरफेस लेवल पे तो एक फार्मर जो है वो हल चलाता है और बीज बोता है, लेकिन यहाँ पे डीपर सेंस में जाके उसे सोर ऑफ द सीड ऑफ डेथ, क्योंकि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बैकग्राउंड पे लिखा गया नावल है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में तो बहरहाल नहीं है, लेकिन क्योंकि इस तरह के सीन और इस तरह की सीनरी, ब्लडी सीन्स इसमें भी आएंगे, सो दैट्स वाई ये फार्मर जो है वो डीपर सेंस में जाके सोर ऑफ द सीड्स है। द ऑथर वांट्स टू कन्वे द आइडिया, और राइटर जो है वो आइडिया कन्वे करना चाहता है इन सिंबल्स के ज़रिए दैट द टू फोर्सेस के दो तरह की कुव्वतें एट वर्क हैं, एक डेथ और दूसरी फेट है। यानी एक तरफ तो मौत है और दूसरी तरफ फेट जो है वो एट वर्क हैं इन फ्रांस में टू ब्रिंग अबाउट डिस्ट्रक्शन एंड ब्लडशेड, जिससे तबाही और खून ब्लडशेड जो है वो कत्ल गारत जो है वो होगी। अब सेकंड सिंबल पहली सिंबल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तरतीब के लिहाज से मैं चल रहा था, सो दैट्स वाई मैं इसको सेकंड नंबर पे यूज़ करूँगा। सेकंडली द ऑथर्स अकाउंट, और मुसन्निफ़ की जो दास्तान है, याद रखें स्टूडेंट्स, अकाउंट का माना दास्तान होता है, स्टोरी होता है।
अकाउंट ऑफ, और यहाँ पर राइटर ने अकाउंट सुनाई है, दास्तान सुनाई है, अकाउंट ऑफ जर्नी, उसने सफ़र की दास्तान सुनाई है द मेल कोच। यानी ये चैप्टर नंबर 6 है और इस चैप्टर में जाकर हम देखते हैं कि एक मेल कोच दिखाई गई है जिसको बग्गी हम कहते हैं, घोड़े जिसको खींचते हैं, और जिस तरह से घोड़े जो है एक चढ़ाई वाला सफ़र कर रहे हैं और जिस तरह से नीचे गीली मट्टी है, मड है और घोड़ों को दिक्कत हो रही है ऊपर चढ़ने में। तो ये नावल जो है, ये वाक़या जो है, ये इंसिडेंट जो है, ये दास्तान जो है, ये सिंबॉलिक सेंस में इस्तेमाल की गई कि आगे आने वाले हालात जो हैं वो कठिन हैं, आसान नहीं है। और इस तरह के नावल के लिए इस तरह की सिंबॉलिक इमेजरी जो है वो बहुत एक प्रॉपर चीज़ है। और द मेल कोच हैज़ आल्सो बीन यूज्ड इन सिंबॉलिक सेंस। इट इज़ एन अपहिल जर्नी, और ये सफ़र जो है ये ऊपर चढ़ाई चढ़ने वाला सफ़र है, एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ने वाला सफ़र है। द हिल, और सामने एक पहाड़ी है, और पहाड़ी के बाद जो हम देखते हैं द हार्नस, और फिर वो ज्योति की जो गाड़ी है, यानी जिसे हम कोच कहते हैं, वो है। द थिक मड, और नीचे उनके पाँव के नीचे जो है वो मोटा यानी भारी किस्म का, जो गाढ़ा किस्म का जो कीचड़ है वो पड़ा हुआ है। एंड हैवी मेल कोच, और एक भारी मेल कोच है। गिवन थ्रू टाइम, गिवन टफ टाइम। स्टूडेंट्स ये लफ्ज़ टफ टाइम है, माजरत के साथ कुछ पहले की मिस्टेक्स हैं इसमें। ये लफ्ज़ टफ टाइम है, TOUGH, टफ टाइम, इसको टफ पढ़ना हमने। टफ टाइम, ये टफ टाइम है लफ्ज़, टफ टाइम, उसे टफ टाइम देती है टू द हॉर्सेस, उन घोड़ों को। विच आर लेबरिंग, जो कि मुशक्क़त कर रहे हैं, ज़ोर लगा रहे हैं। लेबर का माना यहाँ ज़ोर लगाना है। विच आर लेबरिंग, जो ज़ोर लगा रहे हैं, वेरी हार्ड टू मेक देयर वे थ्रू द मड, ताकि वो उस जो गाढ़े कीचड़ में से जो है वो रास्ता बना सकें। तो ये जो सूरत हाल है, ये एक डिप्रेशन वाली सूरत हाल है, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है जिसमें काफ़ी एफ़र्ट करना पड़ रही है। तो यूँ ये सिम्बलिज़म का इस्तेमाल, इस तरह के इंसिडेंट का इस्तेमाल इस नावल की सेटिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। द डिप्रेसिंग सिचुएशन, और ये मायूस कुन सूरत हाल जो है बिकम्स इवन ग्लूमियर, और भी ज़्यादा उदासी भरी हो जाती है। बाय द फैक्ट, इस हकीकत से, दैट देयर इज़ एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट, कि एक बेइतमादी की फ़ज़ा बनी हुई है। एंड सस्पिशन, और शक की फ़ज़ा बनी हुई है। ऑल ओवर, ये ऑल ओवर लफ्ज़ ऑल अराउंड कह लें, ऑल ओवर कह लें या ऑल अराउंड कह लें, ऑल अराउंड द मेल कोच। यानी यहाँ पे इस मेल कोच में बैठे जो मुसाफिर हैं वो भी एक दूसरे को बेइतमादी के साथ देख रहे हैं, क्योंकि लूटने का अमल और चोर चकारी का अमल और किसी को ऊपर हमला आवर होने का अमल जो है वो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। दैट्स वाई मुसाफिर जो हैं वो एक दूसरे पे ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो इससे और भी सूरत हाल जो वो ज़्यादा हमारे लिए एक्सप्लेन हो जाती है कि किस तरह का ये नावल है। इवन द गार्ड, अर्थात कि उस बग्गी में जो गार्ड है ग्रोज सस्पिशियस, उसके ऊपर भी शक किया जा रहा है, लोग उसको भी शक की निगाह से देख रहे हैं। द होल ऑफ दिस अकाउंट, और ये पूरा वाक़या जो है ऑफ द कंडीशंस और ऑफ दिस द होल ऑफ दिस अकाउंट ऑफ द कंडीशंस, और इस तरह के हालात वाक़यात का ये सारी दास्तान जो है इन विच दिस जर्नी इज़ मेड, जिसमें ये सफ़र किया जा रहा है, इज़ ए सूटेबल बिगनिंग, वो एक बड़ी मुनासिब आगाज़ फराहम करती है टू ऑफ ए स्टोरी ऑफ सच नावल, ऐसे नावलों की। सो दिस सिंबॉलिक जर्नी हैज़ बीन यूज्ड वेरी इफेक्टिवली इम्प्रेसिवली। लिहाजा ये जो सिंबॉलिक जर्नी राइटर ने इसको सिंबॉलिक सेंस में दिखाया गया, इसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली और इम्प्रेसिवली इस्तेमाल किया गया। इसके बाद तीसरा जो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबलिज्म है जो कि फ्रिक्वेंटली कोटेड, यानी जिसका सबसे ज़्यादा इस नावल से हवाला दिया जाता है, वो तीसरी सिंबलिज्म है, और जिसमें एक मटका दिखाया गया है। हम देखते हैं थर्डली अ स्ट्राइकिंग यूज ऑफ सिंबलिज्म हैज़ बीन मेड इन द चैप्टर कॉल्ड द वाइन शॉप। ये नावल जो चूँकि स्टूडेंट्स चैप्टर्स की फॉर्म में लिखा गया है, सो दैट्स वाई एक चैप्टर का नाम द वाइन शॉप है। उस वाइन शॉप नामी चैप्टर के अंदर भी एक इंसिडेंट दिखाया गया जो कि बहुत ज़्यादा हाईली सिम्बॉलिक है। आइए देखते हैं। अ कास्क ऑफ वाइन, शराब का मटका गेट्स ब्रोकन, टूट जाता है इन द स्ट्रीट, गली में एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर एक मटका शराब का, सुर्ख शराब उसमें थी और वो मटका टूट जाता है। एंड द वाइन इज़ स्पिल्ड ऑन द ग्राउंड, और सारी की सारी उसकी जो शराब है वो ज़मीन पर बह जाती है। और रेड कलर्ड वाइन स्टेन्स द ग्राउंड ऑफ सेंट एंटवाइन, और ये जो गली और जो चौक दिखाया गया सेंट एंटवाइन का, एक चौक गली का नाम है, एक इलाके का नाम है सेंट एंटवाइन, और उसमें वो शराब सारी फैल जाती है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रश टुवर्ड्स द स्पॉट, और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं, क्योंकि एक तरफ गुर्बत थी और एक तरफ मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा अरिस्टोक्रेटिक क्लास के हमल ताकतवर लोग थे, सो इसलिए वो जो गरीब तबका था वो जल्दी से इसकी तरफ भागा और वो शराब जो है वो अपने उंगलियां डिप कर करके उसको चाटने लगा। एंड ट्राई टू ड्रिंक माउथ फुल ऑफ द वाइन, और मुँह भर भर के शराब पीने लगे।
विच स्टेन्स मैनी फेसेस, जिससे कई लोगों के चेहरे जो हैं वो धब्बा आलूद हो जाते हैं, एंड मैनी फेसेस भी, और मैनी फीट्स भी, एंड मैनी हैंड्स भी, और कई लोगों के हाथ भी। तो यहाँ पे उनके चेहरों पे लगा खून, उनके चेहरों पे लगे, उनके पाँव पे लगा जो खून की तरह की ये शराब, रेड शराब जो है, और मैनी हैंड्स पे लगी जो शराब है, वो ये सजेस्ट करती है, तजवीज़ करती है कि आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे इस तरह ही खून खराबा जो है वो होगा। इसकी लाइन भी आगे चल के मैंने कोट की है, दिस होल इंसिडेंट, ये पूरे का पूरा वाक़या इज़ द इंडिकेटिव ऑफ द टाइम, उस वक्त को ज़ाहिर करता है व्हेन द फ्रेंच रेवोल्यूशन विल ब्रेक आउट, जब फ्रांसीसी इनकलाब फूट पड़ेगा, प्लेंटी ऑफ ब्लड विल बी शेड, और बहुत बड़ी मिकदार में खून बहाया जाएगा इन द स्ट्रीट्स ऑफ, और इस तरह की गलियों में। दिस सिम्बलिज्म बिकम्स इवन मोर इफेक्टिव, ये सिम्बलिज्म और भी ज़्यादा मौसर हो जाती है, विच व्हेन अ पर्सन डिप्स हिज हैंड फिंगर्स, और ये एक और बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर, ये इंसिडेंट के अंदर एक सेगमेंट आता है कि जब एक शख्स जो है अपनी उंगलियां डिप करता है उस सुर्ख शराब में, और दीवार पे लिख देता है लफ्ज़ ब्लड। सो डिप्स हिज फिंगर्स इन द वाइन एंड स्क्रॉल्स द वर्ड ब्लड, और लफ्ज़ ब्लड जो है वो लिख देता है ऑन दीवार पर। द ऑथर कमेंट्स ऑन दिस फेलोज एक्शन, और इस बंदे के अमल पर, इस एक्शन पर राइटर ये तबसरा करता है। ये तबसरा आपके लिए मैंने ये पर्पल कलर में लिखा है, आप मार्कर से पेपर में एग्ज़ाम में इसको लिखिएगा, ये लाइन आप कोट कीजिएगा। वो ये था कि द टाइम वाज टू कम, कि वो वक्त भी आना है, व्हेन दैट वाइन वुड टू बी स्पिल्ड, जब वो वाली शराबी बहाई जाएगी ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ स्ट्रीट स्टोन्स, और इन गलियों के पत्थरों पर, एंड व्हेन द स्टेन ऑफ इट, और उसके जो धब्बे हैं, वुड बी रेड अपॉन मैनी देयर, और यहाँ पे कई लोगों के चेहरों पर ये सुर्ख जो है, रंग जो है वो देखा जाएगा। अमीर के कत्ल गारत जो है वो खून खारी की तरफ का ये इशारा है। इसके बाद फोर्थली ऑथर हैज़ एम्प्लॉयड द सिम्बलिज्म ऑफ मिल एंड ग्रिंडस्टोन, और यहाँ पे एक चक्की भी दिखाई गई। आप जानते हैं कि एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लोग हैं, यहाँ पे एक तरफ अमीर तबका है जिनके फैक्ट्रियाँ हैं, जिनके मिलें हैं, और यहाँ पे उनकी एक मिल दिखाई गई है, ग्रिंडस्टोन दिखाई गई है। वैसे तो जो मिल है यानी आटा पीसने वाली जो चक्की है, या गंदम की अनाज पीसने वाली जो चक्की है, वो पिसाई यानी अनाज को पीसने का काम करती है, लेकिन यहाँ पे डीपर सेंस में जाके यहाँ पे इंसानियत को क्रशिंग करने का जो है ये इशारा राइटर ने दिया है। थ्रू इट, इसके ज़रिए दो अगरचे इट इज़ ओरिजिनली यूज्ड, अगरचे चक्की असली तौर पे तो इस्तेमाल की जाती है, इब्तदाई तौर पे इस्तेमाल की जाती है टू ग्राइंड वीट, गंदम पीसने के लिए, इट सिम्बलाइजेज द क्रशिंग ह्यूमैनिटी, लेकिन अगर गहरे सेंस में जाकर देखें तो ये इंसानियत की क्रशिंग को ज़ाहिर करती है। मोस्ट ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ सेंट एंटवाइन, और चूँकि ये इलाका जो है सेंट एंटवाइन का इलाका दिखाया गया है पेरिस का, तो उसकी गलियों में जो उसके जो रहायशी हैं एरिया के, है टू वर्क राउंड द क्लॉक, उन्हें 24 घंटे काम करना पड़ता है एट द मिल, इस मिल पर, फॉर देयर बेर सब्सिस्टेंस, सिर्फ गुजारा करने के लिए, सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। बेर सब्सिस्टेंस का मतलब होता है सिर्फ गुजारा। चाइल्ड लेबर वाज आल्सो देयर, और वहाँ पर चाइल्ड लेबर भी हो रही थी, यानी बच्चों से भी मुशक्कत का काम लिया जा रहा था। चिल्ड्रन आल्सो वर्कड एट द मिल, और बच्चे भी वहाँ पे काम करते थे, एंड वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर चाइल्डहुड जॉयस, और उनकी बच्चों से बचपन की खुशियों से यूँ उन्हें महरूम कर दिया गया। द ग्रैंडस्टोन जो है, और यूँ जी चक्की जो है, इसको राइटर ने द ग्रैंडस्टोन ड्यूरिंग द फ्रेंजी डेज़, और यहाँ पे फ्रेंजी डेज़ वो आएंगे जब यहाँ पे इन गलियों में लड़ाई होगी, यानी अरिस्टोक्रेटिक क्लास के दरमियान और वो जो पिसा हुआ तबका है उनके दरमियान जब लड़ाई झगड़ा होगा, तो उनको जुनूनी अयाम कहा गया है। फ्रेंजीज, ये एडजेक्टिव है, फ्रेंजीड, फ्रेंजी डेज़ ऑफ द रेवोल्यूशन हैड अनदर रोल टू प्ले। और यूँ जो है ये इस तरह के ये जो ग्रैंडस्टोन है, इसने आगे चलकर जब इनकलाबी दिन आने हैं तो इस ग्रैंडस्टोन ने अहम रोल प्ले करना है, क्योंकि इसी के ऊपर जो है लोगों ने अपने चाकू छुरियाँ जो हैं इसी पत्थर के ऊपर जो है वो तेज़ करनी है, उनको शार्प करना है। ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पर रेड कलर में, मार्कर से लिखा गया एग्जाम में। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन हैड टू यूज़, और मर्दों को, औरतों को और बच्चों को इस्तेमाल करना है द ग्रैंडस्टोन, इस पत्थर की चक्की को, फॉर शार्पनिंग ब्लडी हैशेट्स, अपने खूनी गंडा से शार्प करने के लिए, तेज़ करने के लिए, नाइव्स, चाकू छुरियाँ, स्वर्ड्स, डैगर्स एंड बायोनेट्स वगैरह वगैरह। ये सारे मेटालिक वेपन्स हैं जो कि उस ज़माने में जंग में इस्तेमाल किए जाते थे। ये सारे के सारे मेटालिक वेपन्स हैं, ये मैंने लिखे हैं। ब्लडी हैशेट्स है, नाइव्स है, स्वर्ड्स है, डैगर्स है, बायोनेट्स है। लेटर ऑन दीज मेटालिक वेपन्स, और ये जो धात के बने हुए, मेटल के बने हुए हथियार हैं, आर यूज्ड, इस्तेमाल हुए हैं फॉर किलिंग के लिए। दीज वेपन्स सर्व एज सिम्बल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये तबाही के सिम्बल्स के तौर पे इस्तेमाल की गई हैं। विच द पीपल ऑफ फ्रांस फेस, जो कि फ्रांस के लोग फेस करते हैं या फ्रांस के लोग फेस करेंगे। इसके बाद ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्बलिज्म है, वो कॉर्मेगनल है। कॉर्मेगनल एक ख़ास किस्म का जुनूनी लोगों का डांस है जो कि बदला लेने के बाद या कोई ज़ालमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के बाद जो है वो जिस तरह से वो इनकलाबी जो है वो विक्ट्री का निशान बनाते हैं, जिस तरह से अपने
दांतों को आपस में पीसते हैं और जिस तरह से वो अपने सर के ऊपर बड़े रेड कैप्स हैं उनको फ़िज़ा में लहलाते हैं, ये सारा जो एक मंज़र है कारमैग्नल डांस का, ये सारे का सारा जो है हॉरर एंड टेरर वाले इफ़ेक्ट को हाइटन करता है, बुलंद करता है। फिफ्थली कारमैग्नल द फ्रांसी डांस ऑफ द ग्रुप ऑफ द रेवोल्यूशनरीज, और ये इनकलाबी टोलों का, इनकलाबी लोगों का जो ग्रोह है उसका ये एक फ्रेंची डांस है, इज़ अ सिंबल ऑफ टेरर एंड विक्ट्री। दीज रेवोल्यूशनरीज, और ये इनकलाबी लोग जो है फ्लॉन्ट द रेड कैप्स, अपनी सुर्ख टोपियों को फ्लॉन्ट करते हैं, उछालते हैं, नैश द टीथ, और अपने दांतों को आपस में पीसते हैं, एंड सिंग इन यूनिसन, और मिल के कोई ना कोई गीत जो है वो वहाँ पे गाते हैं। दे डू सो टू एक्सप्रेस देयर एक्सेसिव जॉय, और वो ऐसा करते हैं अपनी बहुत ज़्यादा खुशी का इज़हार करने के लिए ओवर विक्ट्री, जब वो उन ज़ालिमीन पर फतह पाते हैं। द डांसिंग ऑफ द कारमैग्नल, और कारमैग्नल का जो डांस है इज़ अ ड्रेडफुल साइट, और ये खौफनाक मंजर है फॉर द स्पेक्टेटर्स, तमाशाइयों के लिए, लाइक लूसी, जैसा कि हमारी कहानी की हीरोइन लूसी है, इस तरह के लोगों के लिए बहुत ही ये एक ड्रेडफुल, एक खौफनाक मंजर है। 3-4 सिंबलिज्म स्टूडेंट्स और रह गई हैं, ये भी आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ। 6 से 7 सिंबल्स आप एग्ज़ाम में अगर लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा अटैम्प्ट हो जाएगा, लेकिन बहरहाल मैंने इसके लिए 10 आपके लिए जो है वो सिंबलिज्म जो है वो ज़्यादा मैंने डिस्कस कर दिए, मैक्सिमम मैंने 10 आपके लिए सिंबलिज्म जो है वो इस्तेमाल किए हैं, डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। सिमिलरली ला गुलेटन, यानी ला गुलेटन जो है हैज़ बिन यूज, एक टोका मशीन कह लो, बना ले, कटर मशीन कह लें, या सर कलम करने के लिए एक मशीन बनाई गई थी उस ज़माने में, ताकि उन ज़ालिमीन का जो है ये जो जुल्म करते रहे हैं एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लोग जो हैं उनको इसमें सर उनका कलम किया जाए, उनको इसमें कत्ल किया जाए। तो ये ला गुलेटन आप लफ्ज़ याद रखिएगा, ला गुलेटाइन हैज़ बिन यूज्ड को इस्तेमाल किया गया एज ए सिंबल ऑफ एक्सेसिस, ये ज़्यादतियों के सिंबल के तौर पर इस्तेमाल की गई है। यहाँ पे इसे ज़्यादती के सिंबल के तौर पर दिखाया गया, कमिटेड बाय द रेवोल्यूशनरीज, जो कि बाद में रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो करते हैं। ला गुलेटन हैड बिकम द नेशनल रेजर, ये एक तरह का नेशनल रेजर बन चुका था, यानी रेजर आप जानते हैं उस्तरे को कहते हैं, तो ये कौमी एक हथियार बन चुका था टू एक्सटर्मिनेट, सर कलम करने के लिए, मारने के लिए द एरिस्टोक्रेट्स को क्विकली, बड़ी तेज़ी से। द ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ला गुलेटन, और जिस तरह से राइटर ने ला गुलेटन नामी इस टोका मशीन की जो डिस्क्रिप्शन दी है, मंजरकशी दी है, हाइटन्स द हॉरर ऑफ रेवोल्यूशन, वो इनकलाब के हॉरर को और भी ज़्यादा हाइटन करती है, बुलंद करके दिखाती है। आगे मैंने लिखा ला गुलेटन के बारे में थोड़ा सा और, ला गुलेटन जो है हैज़ रिवर्स द प्रोसेस, ने प्रोसेस को रिवर्स कर दिया है। नो इट वाज द टर्न, और अब ला गुलेटन के आने के बाद जो है अब बारी किन की थी, नो इट वाज द टर्न, अब बारी थी ऑफ द नोबेलिटी, शुरफा, यानी वो जो अपने आप को शुरफा कहते थे एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लोग, अब उनकी बारी थी इस जुल्म की चक्की में पिसने की। एंड द एरिस्टोक्रेटिक क्लास टू फेस टायरनी, क्या वो जुल्म का सामना करें, एंड परसिक्यूशन और मुकदमात का सामना करना। प्रीवियसली द किंग एंड द एरिस्टोक्रेट्स, इससे पहले बादशाह और फ्रांस का जो बादशाह है उस ज़माने का, और एरिस्टोक्रेट जो हैड देयर कन्वेंशनल, वो रखते थे अपने रवायती और लेथल किस्म के, लेथल कहते हैं जहरीले किस्म के, जानलेवा, मोहलक, लेथल वेपन्स, उनके पास रवायती और जानलेवा किस्म के हथियार थे फॉर द लिक्विडेशन, ख़ात्मे के लिए, फॉर द लिक्विडेशन ऑफ होगा कि ख़ात्मे के लिए ऑफ द पुअर एंड द ऑप्रेस्ड, यानी गरीबों और मजलूम लोगों के लिए। सिंस द सिचुएशन वाज रिवर्स, क्योंकि सूरत बदल गई थी, उल्ट हो गई थी, द रिवर्स द रेवोल्यूशनरीज डिवाइस्ड ला गुलेटाइन टू टेक रिवेंज, लिहाजा उन्होंने गुलेटाइन नामी एक टोका मशीन जो है कह लें डिवाइस कर ली थी ताकि वो बदला ले सकें। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सिंबल है, बेस्टाइल की जेल दिखाई गई है। इस जेल के अंदर हमने बहुत से कैदी देखे हैं, इन कैदियों को हम डिस्कस करेंगे किस तरह से ये बेस्टाइल जो है, ये बेस्टाइल नामी जो जेल है किस तरह सिंबॉलिक सेंस में इस्तेमाल की गई है। द बेस्टाइल, ये बेस्टाइल मैं आपको बारहा बता रहा हूँ, एक जेल का नाम है ये वो जेल है जहाँ पे डॉक्टर मनीट को 18 साल के लिए कैद कर दिया गया था। इस कहानी का जो मेजर कैरेक्टर है डॉक्टर मनीट, उसको 18 साल के लिए कैद कर दिया गया था। द बेस्टाइल हैज़ बिन यूज्ड, बेस्टाइल को इस्तेमाल किया गया एज ए टायरनी, जुल्म के तौर पर। हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव बिन लैंग्विशिंग, और सैकड़ों लोग इस जेल में पड़े हुए हैं। लैंग्विशिंग होता है कमज़ोर हालत में पड़े होना। इन दिस प्रिजन, इस कैद खाने में, फॉर मैनी ईयर्स, एनी ईयर्स, कई सालों से। दे आर अनकेयर्ड फॉर, और यहाँ पे उनकी कोई केयर नहीं होती। नेगलेक्टेड, उनको फरामोश कर दिया गया है। एंड इवन फॉरगॉटन, और हत्ता के भुला दिया गया है। द फॉलोइंग वर्ड्स आर इंस्क्राइब्ड, और इस तरह के अल्फाज लिखे गए हैं, कंधा किए गए हैं एट द गेट ऑफ द बेस्टाइल, बेस्टाइल जेल की मेन गेट पे ये वर्ड्स लिखे गए हैं। क्या लफ्ज़ लिखे गए ज़रा सुन लीजिए। राइटर कहता है कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि अबेंडन होप, कि यहाँ पे आने वालों उम्मीद छोड़ दो। ये ऑल हु एंटर हियर, यानी जो भी यहाँ पे जेल में आएगा वो जिंदा बचने की उम्मीद न रखे। द इनोसेंट पीपल, मासूम लोग, हु कॉज्ड इवन द स्लाइटेस्ट हिच,
और यहाँ पे उन तमाम लोगों को यहाँ पे कैद कर दिया जाता था जो ज़रा सी भी, थोड़ी सी भी, हल्की सी भी इरिटेशन देते थे रेस्ट्रिक्टेड क्लास को और या फिर बादशाह के मुतलका लोगों को, मनार्ची को। दैन सम पीपल, मासूम लोग, हु कॉस्ट इवन द लीस्ट इरिटेशन, जो थोड़ी सी भी इरिटेशन देते थे आइदर टू द मनार्ची और द एरिस्टोक्रेसी या एरिस्टोक्रेसी को, हैड बिन थ्रोन, उन्हें फेंक दिया जाता था इन टू द बेस्टाइल नामी जेल में। और यहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर मरीड के साथ भी यही हुआ। डॉक्टर मरीड ने भी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और उसको 18 साल के लिए उन्होंने कैद करवा दिया। द ह्यूमन बींग्स वर रिड्यूस टू द मेयर नंबर, और यहाँ पे इस जेल में आने वाले जो लोग हैं उनके नाम नहीं याद रखे जाते बल्कि उनका कैदी नंबर याद रखा जाता है, और सिर्फ वो नंबरों तक महदूद हो गए हैं कि कौन से कैदी का कौन सा नंबर है। डॉक्टर मरीड हैड फॉरगॉटन हिज नेम, डॉक्टर मरीड अपना नाम भूल चुका था, एंड वाज नोन एज द प्रिजनर 105 नॉर्थ टावर, और ये कि उसकी लोकेशन बताई गई थी कि कैदी नंबर 105 है और ये नॉर्थ टावर वाले सेल में ये कैद है। हैंस द बेस्टाइल, लिहाजा ये जो बेस्टाइल की जेल है, स्टैंड्स फॉर द वाइसेस ऑफ टायरनी, लिहाजा ये जुल्म की अलामत बन चुकी है, टायरनी की अलामत बन चुकी है, क्रूअलिटी की अलामत बन चुकी है, इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी की अलामत बन चुकी है, एंड एक्सप्लॉयटेशन और इस्तेहसाल की यानी लूट मार की। 8वें जो सिंबल है वो फुट स्टेप्स हैं। यहाँ पे अक्सर हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में जैसे फ़ौजी बूट होते हैं, फ़ौजियों के बूट होते हैं, और बूटों के जो ज़ोरदार आवाज़ जो है वो कानों में टकराती है। ख़ास तौर पर यहाँ पे हम देखते हैं कि लूसी के लिए फुट स्टेप्स यानी यहाँ पे कदमों के जो स्टेप्स हैं इज़ आल्सो रिकरेंट इमेज, वो भी बार बार आने वाला एक रिकरेंट इमेज है विच सिम्बलाइजेज समथिंग डीपर, जो कि गहराई की चीज़ जाहिर करता है। लूसी इन आवर इमेजिनेशन, लूसी अपने तस्वर में ही हैज़ बिन हेयरिंग इको ऑफ फुट स्टेप्स, वो कदमों की गूंज को सुनती रही है। इवन इन द पीसफुल एटमॉस्फेयर ऑफ सोहो स्क्वायर लंदन, और हालांकि यहाँ पे जो सेटिंग ली गई है वो सोहो स्क्वायर की ली गई है, यहाँ पे लूसी जो रहती है उसके पीसफुल इवन एनवायरनमेंट में भी हम देखते हैं लूसी हेयर्स द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स, लूसी जो है वो कदमों की आवाज़ सुनती है ऑफ द फ्रेंजीड पीपल, जुनूनी लोगों की। इट इज़ द इंडिकेशन ऑफ द कमिंग ऑफ द ग्रेट टेम्पस्ट नेमली द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और ये आगे आने वाला एक जो बड़ा तूफ़ान है यानी ग्रेट टेम्पस्ट है उसकी आमद की तरफ इंडिकेशन करती है। ये वाला जो है कदमों की जो आवाज़ है उसके कानों में सुनाई देती है कि आगे चल के ये जो है एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। एक और जो है वो सिंबॉलिक सेंस में इस्तेमाल की गई इमेजरी है वो है शैट्यू, यानी वो उन जो दो भाई आपको मैंने बताए थे एवरेमंड ब्रदर्स, जो को चार्ल्स डार्ने के एक चाचा था और एक उसका वालिद था, वो जो जिस हवेली में रहते हैं, चूँकि वो पत्थर दिल इंसान है लिहाजा उनकी सारी की सारी बनी जो हवेली है वो पत्थर की बनी हुई है, और इवन उसके अंदर जो मुख्तलिफ दालान हैं वहाँ पे जो चीज़ें सजावटी डेकोरेटिव थिंग्स रखी गई हैं वो सारी की सारी पत्थर की बनी हुई हैं। तो यूँ ये सारी की सारी हवेली पत्थर की जो बनी है, स्टोनी जो चीज़ें रखती है, ये उनके पत्थर दिल होने को जाहिर करती है। द शैट्यू हवेली विच बिलोंग्स टू द मार्कस एवरेमंड, जो कि मार्कस एवरेमंड से बिलोंग करती है, वाज ए हैवी स्टोन बिल्डिंग, ये एक भारी स्टोन बिल्डिंग थी। इट वाज अ स्टोनी बिल्डिंग ऑल टुगेदर, और ये सारी की सारी ऑल टुगेदर मीन सारी की सारी ये तमाम की तमाम मुकम्मल तौर पर एक स्टोनी यहाँ पे इसमें काम किया गया था, पत्थर का सारा काम हुआ है। देयर वाज स्ट्रॉन्ग बलस्ट्रेड्स, और वहाँ पे सारे के सारे जो दालान थे स्टोन अर्न्स, वहाँ पे पत्थर की बनी जो अर्न्स पड़ी हैं, स्टोन फ्लावर्स और पत्थर के बने फूल हैं, एंड स्टोन फेसेस ऑफ मैन, और वहाँ पे जो नस्ब किए गए मुजस्मे हैं और उनके जो सर हैं वो सारे के सारे पत्थर के बने हुए हैं, एंड स्टोन हेड्स ऑफ लाइन्स, और इस तरह शेरों के जो सर हैं जो कि वहाँ पे जो रखे गए हैं सजावट के तौर पर, वो सारे के सारे पत्थर के बने हुए हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन राइटर जब देता है, मंजरनामा दिखाता है, तो सारे का सारा ये पत्थर का काम किया गया है। इससे जाहिर करता है कि ये लोग जो हैं ये पत्थर दिल है। इन ऑल डायरेक्शंस नाउ दिस डिस्क्रिप्शन अब ये सारी की सारी मंजरकशी ऑफ द शैट्यू इस हवेली की इज़ एविडेंटली सिम्बॉलिक, जाहिर है कि ये सिम्बॉलिक है। दी स्टोन फेसेस, और ये जो पत्थर के बने हुए चेहरे सिम्बलाइज द हार्ड हार्टेडनेस, वो उनकी पत्थर दिली को ज़ाहिर करते हैं, कैलवसनेस और उनकी संग दिली को ज़ाहिर करते हैं, ऑफ द एवरेमंड रेस, इस एवरेमंड नस्ल की, दैट हैड बीन लिविंग इन दिस शैट्यू फॉर सेंचुरीज, और जो कि इस हवेली में सदियों से रहते रहे हैं। एक आखिरी सिम्बलिज्म का इस्तेमाल जो है वो 10th वो कुछ कैरेक्टर्स भी यहाँ पे हम जानते हैं, हमारी कहानी के दो बड़े किरदार हैं, चार्ल्स डार्ने भी है, सिडनी कार्ल्टन भी है, और इसके अलावा एक और किरदार है मिस्टर स्ट्राइवर जो कि एक वकील है। इन पर्सनस को भी यानी इन अशख़ास को भी राइटर ने सिंबॉलिक सेंस में इस्तेमाल किया। आइए देखते हैं किस तरह। 10th सम कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स हैव बीन यूज्ड सिंबॉलिकली। मिस्टर स्ट्राइवर ये एक वकील है, यहाँ पे हम जानते हैं मिस्टर स्ट्राइवर जो कि सिडनी कार्ल्टन का चार्ल्स डार्ने का एक वकील जो है वो बनाया जाएगा,
और जो कि उसको रिहाई जेल से रिहाई कराने में या कोर्ट से रिलीज़ कराने में, ओल्ड बैले कोर्ट से रिहा कराने में हेल्प आउट करेगा। इज़ द सिंबल ऑफ पम्पोसिटी, और वो शोखेपन की अलामत है, एंड कंसीट और ख़ुद पसंदी की अलामत उसे दिखाया गया, तकब्बर की अलामत दिखाया गया। सिंस ही इज़ सक्सेसफुल एज ए बैरिस्टर एट लॉ, क्योंकि वो एक बैरिस्टर एट लॉ में यानी वकालत के शोबा में वो एक कामयाब वकील बन चुका है। हालांकि मिस्टर स्टाइवर जो है, मैं आपको बताता चलूँ कि वो कामयाबी उसकी पर्सनल कोशिशों से नहीं है, बल्कि उसका जो एक मुंशी है, उसका जो एक अकाउंटेंट है, उसका जो एक असिस्टेंट है, जो कि हमारे कहानी का नावल है सिडनी कार्टन, उस वजह से वो कामयाबियाँ समेट रहा है। लेकिन चूँकि उसके पास लाइसेंस है, वो एक वकील है, तो दैट्स वो कामयाब है, इसलिए वो पम्पस बना हुआ है और कंसीटेड और गरूर मतकबर बना हुआ है। और जबकि राइटर ने उसको गीदड़ कहा है, देखें ना, बट ही देयरफॉर कॉल्स हिमसेल्फ एज ए लायन, लिहाजा वो अपने आप को एक शेर कहता है। ही कंसीडर्स सिडनी कार्टन जैकल, और चूँकि कामयाब लोग जो हैं कमज़ोर लोगों को फिर गीदड़ समझते हैं और अपने जो है वो अपनी सलाहियतों के गुण गाते हैं, लेकिन दूसरी की सलाहियतों को वो उनके मुतरफ नहीं होते। सो ही कंसीडर सिडनी कार्टन को समझता है जैकल कि ये एक गीदड़ है, और हालांकि सिडनी कार्टन की वजह से ही वो कामयाब है। सिडनी कार्टन इज़ फार मोर टैलेंटेड, हालांकि सिडनी कार्टन कहीं ज़्यादा टैलेंटेड है एंड इंटेलिजेंट है दैन मिस्टर स्टाइवर। मिस्टर स्टाइवर से ही सॉल्व्स द इंट्रिगिंग प्रॉब्लम्स, और बड़े वो उलझे हुए इंट्रिगिंग प्रॉब्लम्स के अंदर उलझे हुए मसाइल हल कर देता है ऑफ द क्लाइंट्स, उनके क्लाइंट्स के ग्राहकों के, बाय यूजिंग हिज क्विक परसेप्शन, अपने तेज़ शौर को इस्तेमाल करते हुए। बट मिस्टर स्टाइवर कॉल्स हिमसेल्फ, लेकिन मिस्टर स्टाइवर जो अपने आप को लॉयन कहता है बिकॉज ऑफ हिज ईगो, अपनी ईगो की वजह से, एंड ग्रीड, और अपने लालच की वजह से। सो ये फाइनल कमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, आप देख लें। कहानी हमारी आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर होने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं फाइनली कि मैंने ऊपर जो सारा कुछ लिखा है उसका मैंने खुलासा बना के इसके कमेंट्स दिए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट, आप हर पेपर के हर सवाल में ये कंक्लूड करते वक्त यही जुमला इस्तेमाल किया करें, इसको एक ही बार आप अच्छी तरह वो सीख लीजिए। द यूज ऑफ सिंबलिज्म इन द टेल ऑफ टू सिटीज लैंड्स ग्रेट डेप्थ, बहुत ज़्यादा डेप्थ देता है एंड सिग्निफिकेंस देता है टू द नावल को। द सिंबलिज्म हैव बीन यूज्ड अबंडेंटली, और यहाँ पे सिंबलिज्म्स को यानी बहुत ज़्यादा अबंडेंट तरीके से, कसरत के साथ इस्तेमाल किया गया, एंड वेरी इफेक्टिवली एंड इम्प्रेसिवली। नो सिंबल इज ए सुपर फ्लाउज, और यहाँ पे कोई भी सिंबलिज्म राइटर ने जो इस्तेमाल किया फजूल नहीं है, फालतू नहीं है, सुपर फ्लाउज नहीं है इन दिस नावल। द यूज ऑफ सिंबलिज्म, लिहाजा सिंबलिज्म का जो इस्तेमाल हाइटन्स द हॉरर ऑफ द रेवोल्यूशन, वो रेवोल्यूशन के इस इफेक्ट को और भी ज़्यादा हाइट करता है। होपफुली स्टूडेंट्स के हमारी आज की ये वीडियो जो है थोड़ी सी लेंथी ज़रूर है, लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, और ये आपके नावल के पेपर की प्रिपरेशन में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।